नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और जय जलाराम। बॉलीवुड इंडस्ट्री का शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा, कोई ऐसा इंसान होगा जिनको ये बप्पी लहरी नाम नहीं पता होगा। अगर म्यूजिक फील्ड की बात करें तो बप्पी लहरी ने दोस्तों 70 के दशक से लेकर जितना भी काम किया उसके अंदर उनको जाना जाता है रॉक और फास्ट म्यूजिक के बारे में। वो अकेले इंसान ऐसे थे जिन्होंने बॉलीवुड के अंदर रॉक म्यूजिक, पॉप म्यूजिक टाइप के कई ऐसे एक्सपेरिमेंट करके एक नया ही म्यूजिक बना डाला था और उनका एक समय पर बहुत विरोध भी हुआ था, लेकिन बाद में लोगों को उनका टेस्ट पसंद आया। और कहा जाता है दोस्तों कि एक साल ऐसा था कि उन्होंने 33 फिल्म की म्यूजिक अकेले बनाई थी और 180 से ज्यादा गाने रिकॉर्ड करके जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो अपने नाम किया था। वो अकेले बंदे ऐसे थे जिन्होंने खुद के लुक का पेटेंट करा के रखा था, जिनके म्यूजिक के दीवाने माइकल जैक्सन भी रह चुके हैं और माइकल जैक्सन ने खुद ये बात आकर कबूल की थी। बॉलीवुड इंडस्ट्री से दोस्तों उस वक्त लेडी गागा के साथ भी काम किया था। भारत की कोयल जिसे कहा जाता है वो लता मंगेशकर जी से इनका माँ बेटे का रिश्ता कैसे बना। कई लोगों ने उनके ऊपर म्यूजिक इंडस्ट्री में कुहर्ता फैलाने का आरोप भी लगाया था। जब राजकुमार जैसे एक्टर ने उनका भरी महफिल में मजाक उड़ाया था, वो क्या उड़ाया था वो आगे हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन तब भी बप्पी दा ने चुपकी से सिर्फ हंसी देकर वहां से खिसक गए थे। तो दोस्तों कितनी सच्चाई है इन बातों में, कैसे कैसे उनके ऊपर आरोप लगे थे और किस तरीके से बप्पी दा ने मुश्किलों को हराकर सफलता के कदमों को चूमा, आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। बप्पी लहरी के जीवन के ऊपर बात करने से पहले दोस्तों मैं ज़रूरी समझता हूं कि केवल 1 मिनट के लिए उनके पास्ट के ऊपर हम नज़र डाल दें। 27 नवंबर 1952 को उनका जन्म हुआ था। उनके फादर का नाम था अपारेश लहरी और माता का नाम था बांसुरी लहरी। दोनों काफी ख्यातनाम सिंगर थे उस जमाने में और रेडियो के ऊपर भी कई बार उनके गायन की प्रस्तुति हो चुकी है। महज 3 से 4 साल की उम्र में उन्होंने दोस्तों पब्लिक के सामने तबला बजाकर दिखाया था। 11 साल की उम्र में दोस्तों उन्होंने एक ऐसी धुन बना डाली कि जब उनके पिता ने वो धुन सुनी तब उन्हें ये फिल्मों में शामिल करने का ख्याल आया और वो फिल्मों में शामिल किया भी गया। चलते चलते मेरे ये गीत याद रख, और वो गाना सबको पसंद भी आया। ये बात से दोस्तों हमें पता चलता है कि बप्पी लहरी का ये संगीत के साथ कितना गहरा रिश्ता होगा। साल 1970 में दोस्तों उन्होंने एक ऐसा डिसीजन लिया कि जो कोई आम आदमी नहीं ले सकता और वो था मुंबई फिल्म उद्योग में म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर खुद को प्रेजेंट करना। एस.डी. बर्मन, आर.डी. बर्मन और ऐसे कई दिग्गज म्यूजिक डायरेक्टरों के बीच एक छोटा सा लड़का आके खड़ा हो जाए, वो किसी को हजम होने वाली बात उस वक्त नहीं थी, लेकिन फिर भी बप्पी लहरी ने ये रिस्क अपनी लाइफ में उठाया और उसे धीरे धीरे करके सक्सेस करके भी बताया। शुरुआती तौर पे दोस्तों उनको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन आखिरकार कब तक इंसान हार के बैठेगा। सोमू मुखर्जी उस वक्त एक फिल्म बना रहे थे जिनका नाम था नन्हा शिकारी और उस फिल्म के लिए वो एक नया म्यूजिक खोज रहे थे और उन्होंने बप्पी लहरी को म्यूजिक देना सही समझा। बी.आर. जी ने उनको फिर से मौका दिया उनकी एक फिल्म में और वो फिल्म का नाम था चारित्र, जो कि परवीन बॉबी की पहली फिल्म मानी जाती है। पिक्चर उतनी हिट नहीं रही, लेकिन जो म्यूजिक था उनका वो सबके दिलों के अंदर छा गया। ये 2 फिल्में जो उन्होंने म्यूजिक दिया उनसे बॉलीवुड के दिग्गज लोग, जो कहा जाता है कि नासिर हुसैन और ताहिर हुसैन, दोनों ने नोटिस किया था कि ये जो बंदा है वो बैकग्राउंड स्कोर के लिए भी अच्छा है और उन्होंने अपनी फिल्म में आर.डी. बर्मन म्यूजिक डायरेक्टर से परमिशन लेके अपनी जो अपकमिंग फिल्म थी उनके लिए बैकग्राउंड म्यूजिक बनवाने का डिसीजन लिया।
बप्पी दा ने अपना काम इतनी सफाई से किया और इतना हार्ट दे दिया अपने म्यूजिक में कि ताहिर हुसैन ने अपनी अगली फिल्म जख्मी के लिए उनको म्यूजिक डायरेक्टर के तौर के ऊपर साइन कर लिया। ये नैना, ये काजल, ये जुल्फी, ये आंचल, खूबसूरत, जिनके गाने सुपर हिट साबित रहे। ये दोस्तों पहली फिल्म थी उनकी कि जो फिल्म भी अच्छी चली और उनका म्यूजिक भी लोगों को बहुत पसंद आया, सुपर हिट साबित हुआ। तो दोस्तों यहाँ से उनका प्लेन टेक ऑफ होने की शुरुआत हुई। आगे की मैं बात करूं तो बप्पी लहिरी को डिस्को किंग से जाना जाता है। उनके पीछे की भी एक रसप्रद कहानी है, वो मैं आपको सुनाता हूं। डायरेक्टर रविकांत ने एक बार बप्पी लहिरी के साथ मुलाकात की और उस मुलाकात में उन्होंने जिक्र किया कि मैं एक मिथुन नाम के लड़के के साथ एक फिल्म कर रहा हूं और उस फिल्म के अंदर उनको एक अनोखा म्यूजिक चाहिए जो कि दूसरी फिल्मों से उनकी फिल्म को पूरी तरह से बदल के रख दे। इत्तेफाक से दोस्तों बप्पी लहिरी उसी वक्त कैलिफोर्निया से वापस लौटे थे और वहाँ के डिस्को में जो म्यूजिक बज रहा था उनके वो दीवाने हो चुके थे। उन्होंने पहली बार मिथुन की फिल्म में वो डिस्को म्यूजिक बॉलीवुड म्यूजिक के साथ मिंगल कर दिया। नाचे नाचे कोई और वो इतनी हद का सुपर हिट साबित हुआ कि पूरे बॉलीवुड में ये गाने की चर्चा होने लगी। इसके बाद बप्पी दा और मिथुन की जोड़ी ने बॉलीवुड में धमाल मचाकर रख दिया था। 1982 की मैं बात करूं तो डिस्को डांसर फिल्म किसको नहीं पता है। ऐसा कहा जाए तो दोस्तों उस फिल्म के सभी गाने सुपर हिट साबित हुए थे, लेकिन उसका जो पर्टिकुलर एक सॉन्ग था जिसका नाम है जिम्मी जिम्मी आजा आजा सॉन्ग, और वो सॉन्ग तो पूरे बॉलीवुड की जान बन चुका था। और कहा जाता है कि ये सॉन्ग ने इंटरनेशनल लेवल पर भी धमाका मचा दिया था। ये सॉन्ग दोस्तों उतना हिट रहा था कि इंटरनेशनल सुपरस्टार पर्सनालिटी माइकल जैक्सन भी ये गाने से बप्पी दा के दीवाने हो गए थे। बात करें दोस्तों साल 1986 की कि जब बप्पी दा ने 33 फिल्म का म्यूजिक अकेले बना डाला था और 180 से ज़्यादा गाने खुद रिकॉर्ड किए थे और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में खुद का नाम दर्ज करवाया था। फिल्म शराबी के अंदर तो दोस्तों बप्पी दा ने अमिताभ बच्चन के पास भी एक गाना गवा दिया था। सिर्फ म्यूजिक के लिए ही नहीं, लेकिन बप्पी दा को अपनी लुक की वजह से भी जाना जाता है, क्योंकि वो जिस तरीके का पहरवेश रखते थे, अपने आप के ऊपर जो सोने बिछा कर रखते थे, उनके लिए भी वो काफ़ी पूरी दुनिया में वो मशहूर हो गए थे। बप्पी लहिरी गोल्ड को जो पसंद करते थे उनका एक मेन रीज़न ये भी है कि वो हॉलीवुड म्यूजिक डायरेक्टर एल्विस प्रेस्ली से काफ़ी हद तक इंस्पायर्ड थे। दूसरा रीज़न वो गोल्ड को पसंद करने का ये बताते थे कि जब उनकी एक फिल्म रिलीज़ होने के लिए जा रही थी तब उनकी माताश्री ने उनको एक सोने की चेन दी थी और वो गणेश जी के पेंडल के साथ थी और वो उनकी सबसे बेहतरीन फिल्म थी और वहाँ से उनको सक्सेस मिलनी शुरुआत हुई थी। प्यार तो दोस्तों वो गोल्ड को इतना करते थे कि उन्होंने जो उनकी खुद की लुक थी उनका एक पेटेंट करवा लिया था। जब तलक वो जिंदा थे तब तलक वो सोने के बगैर पब्लिक में नजर नहीं आते थे। बेहद दुख की बात है कि आज वो हमारे बीच नहीं है, वरना वो जब तक जिए तब तलक लास्ट ब्रीथ तक उनके पास उतनी टैलेंट थी कि वो कभी भी म्यूजिक का रुख बदल कर रख देते थे। एक बार राजकुमार जो कि बॉलीवुड के उस वक्त के किंग एक्टर माने जाते थे, उन्होंने एक बार बप्पी लहिरी जब महफिल में आए, उनको जब इतना सोना दिखाई पड़ा बप्पी लहिरी के शरीर के ऊपर, उन्होंने मजाक किया था दोस्तों कि वाह, एक एक से बेहतरीन गहने हैं और सिर्फ मंगलसूत्र की कमी है। ऐसा भारी भरकम हैवी टॉन्टिंग वाला जो उनका सेंटेंस था, उनसे भी
बप्पी लहरी को उतना खराब नहीं लगा कि जितना दूसरे सेलिब्रिटी लोगों को लग जाता है। बस हंसी के साथ वो सेंटेंस को फगा दिया। ऐसे थे दोस्तों बप्पी लहरी। बप्पी दा काफी हद तक पश्चिम के गायकों से भी इंस्पायर्ड थे और उनमें वो खुद नाम लेते हैं एल्विस प्रेस्ली का। इंटरनेशनल सिंगर समंथा फॉक्स भी बप्पी दा के फेवरेट लेडी सिंगर में शामिल है। बप्पी दा का संगीत दोस्तों कई बार हॉलीवुड फिल्मों में भी शामिल हो चुका है। 1980 में आई उनकी फिल्म ज्योति का जो एक गाना था कलियों का चमन, वो गाना अमेरिकन टॉप 40 में शामिल हो चुका है। हिंदी फिल्मों के लेजेंडरी गायक किशोर कुमार, जिसे हम किशोर दा भी कहते हैं, वो बप्पी लहरी के मामा थे। बप्पी लहरी को दोस्तों हिंदी फिल्मों में, बॉलीवुड में पॉप कल्चर को लाने के लिए जाना जाता है। आज भी लोग उनके बनाए हुए सॉन्ग की कॉपी करना पसंद करते हैं। 2011 में दोस्तों जब डर्टी पिक्चर करके विद्या बालन की फिल्म आई थी, उस फिल्म के अंदर उनका एक सॉन्ग लिया गया था उलाला उलाला, वो मार्केट में सुपर हिट साबित हुआ था। उनके बाद दोस्तों 2017 में आई वरुण धवन की फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया, तब उस फिल्म का एक सॉन्ग था टम्मा टम्मा लागे, वो भी गाना बहुत हद तक लोगों के द्वारा पसंद किया गया था। बप्पी दा दोस्तों लता मंगेशकर जी को अपनी मां मानते थे, क्योंकि जब बप्पी दा छोटे थे और लता मंगेशकर जी कलकत्ता जाती थी, तब उनकी जो फैमिली थी उनके साथ लता मंगेशकर जी का बहुत अच्छा रिश्ता भी था और कहा जाता है कि बप्पी दा को प्रमोट करने के लिए भी लता मंगेशकर जी ने बहुत सिफारिशें की थी। टाइगर श्रॉफ की दोस्तों ये फिल्म बप्पी दा के लिए अपने जीवन की आखिरी फिल्म साबित हुई, जिनके अंदर बप्पी दा हमें सुनाई पड़े। बप्पी दा की जिंदगी दोस्तों बिना कंट्रोवर्सी की रही। उन्होंने कभी भी कोई भी सेलिब्रिटी के साथ अपने रिश्ते खराब नहीं किए और आज तक उनका कैरेक्टर व्हाइट बोर्ड में व्हाइट डॉट है। बप्पी दा ने दोस्तों राजनीति में भी अपना लग आजमाया था, लेकिन उनको वहां पर हार का सामना करना पड़ा था। उन्होंने अपनी 50 साल की करियर में दोस्तों 5000 से भी ज्यादा गाने बॉलीवुड को दिए, लेकिन दोस्तों भारतीय सिनेमा के अंदर बप्पी दा ने जितना योगदान दिया है उस हिसाब से उनको अवार्ड से सम्मानित नहीं किया गया। न तो नेशनल अवार्ड मिला, न तो पद्म पुरस्कार मिला। बप्पी दा को पूरी जिंदगी ग्रैमी अवार्ड न मिलने का दुख रहा था, लेकिन आपको बता दूं वो ग्रैमी अवार्ड की जूरी में शामिल हुए थे। इस बेमिसाल सिंगर ने अपनी आखिरी सांसें 69 ईयर की उम्र में मुंबई की एक अस्पताल में ली और वो डेट थी 15 फरवरी 2022। इस दिन वो अपनी खुशहाल जिंदगी को हमेशा के लिए अलविदा कहकर चले गए। तो ये कहानी थी दोस्तों बप्पी लहरी की। मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में, नए रिसर्च के साथ, नए कैरेक्टर के साथ। हर हफ्ते ऐसे कोई ना कोई बॉलीवुड की पर्सनालिटी के ऊपर मैं एक वीडियो लाते रहता हूं। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।